सुबह का समय था। रामपुर गांव में सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाट और मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। रामदास अपने आंगन में चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे। उनकी पत्नी सावित्री रसोई से गरम गरम पराठे लेकर आई। लीजिए जी, पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर खेतों पर चले जाइए। रामदास मुस्कुराए। अब खेत पर क्या जाना सावित्री, अब तो दोनों बेटे संभाल रहे हैं। हमारी मेहनत रंग लाई। सावित्री ने गर्व से घर की ओर देखा। सामने दोनों बेटे राघव और मोहन अपने अपने बच्चों के साथ हंस रहे थे। दोनों बहुएं पूजा और कविता भी रसोई में काम कर रही थी। सावित्री बोली, भगवान सबको ऐसा भरा पूरा परिवार दे। रामदास ने गहरी सांस ली। बस एक ही दुआ है, जब हम बूढ़े हो जाए तब ये बच्चे हमारा साथ कभी ना छोड़े। सावित्री मुस्कुराकर बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं। ये हमारे बेटे हैं, हमारा सहारा है। दोनों की आंखों में सुकून था। उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनकी जिंदगी बदलने वाला है। उसी दिन दोपहर में रामदास खेत देखने निकले। रास्ते में अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने पास के पेड़ का सहारा लिया, लेकिन कुछ ही पलों में वे जमीन पर गिर पड़े। गांव वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने बाहर आकर सिर्फ इतना कहा, हमें अफसोस है, इन्हें बचाया नहीं जा सका। ये सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामदास, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। पूरा गांव अंतिम संस्कार में उमड़ पड़ा। दोनों बेटे पिता की अर्थी को कंधा दे रहे थे। बहुएं भी रो रही थी, लेकिन कुछ आंसू दिल से थे और कुछ सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। 13वीं तक सब कुछ सामान्य रहा। रिश्तेदार आते, सावित्री को ढांढस बंधाते, बहन अब बेटों का सहारा है, चिंता मत करना। सावित्री भी यही सोचकर खुद को संभाल लेती। लेकिन 13वीं खत्म होते ही घर का माहौल बदलने लगा। एक सुबह सावित्री पूजा कर रही थी कि बड़ी बहू पूजा तेज आवाज में बोली, माँ जी, अब इतना समय पूजा में मत बिताइए, घर का काम कौन करेगा। सावित्री चौंक गई। बेटी, मैं अभी करती हूँ। अभी नहीं, अभी की अभी। पहले कभी बहू ने उनसे इस लहजे में बात नहीं की थी। सावित्री ने बिना कुछ कहे झाड़ू उठा ली। शाम को खाना परोसा गया। पहले पूरे परिवार ने खाना खाया। जब सब उठ गए तब छोटी बहू कविता ने रसोई से एक ठंडी रोटी और थोड़ी सी बची हुई दाल लाकर सावित्री के सामने रख दी। सावित्री ने धीरे से पूछा, बेटी, सब्जी खत्म हो गई क्या। कविता ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, हाँ माँ जी, जितना था सब खत्म हो गया। उसी समय सावित्री ने देखा कि फ्रिज में सब्जी का बर्तन रखा हुआ था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वही सूखी रोटी पानी के साथ खा ली। रात को रामदास की तस्वीर के सामने बैठकर सावित्री रोने लगी। देखिए जी, आपके जाने के बाद घर कितना बदल गया है। शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें भी अभी अपने बेटों पर भरोसा था। अगले दिन दोनों बेटे बैठक में बैठे हिसाब किताब कर रहे थे। राघव बोला, अब पिताजी नहीं रहे, घर का खर्चा कम करना पड़ेगा। मोहन ने हामी भरी, हाँ, और माँ अब कोई काम भी तो नहीं कर सकती, बस खाती है। उसी समय सावित्री पानी लेकर अंदर आई। दोनों बेटे चुप हो गए। सावित्री ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, कुछ चाहिए था। राघव ने बिना उनकी ओर देखे कहा, नहीं माँ, आप जाइए। सावित्री चली गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने बेटों की वो बात सुन ली जिसने उनके दिल को चीर दिया। मोहन धीमी आवाज में बोला, भैया, अगर माँ को 6-6 महीने दोनों घरों में रख ले तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। राघव बोला, हाँ, यही ठीक रहेगा। दरवाजे के बाहर खड़ी सावित्री के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों बेटे बाहर दौड़े। क्या हुआ माँ। सावित्री ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, हाथ से गिलास फिसल गया। लेकिन उस दिन पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस घर को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देकर बसाया था, उसी घर में अब उनके लिए जगह छोटी पड़ने लगी है। रात भर सावित्री की आंखों में नींद नहीं आई। रामदास की तस्वीर को सीने से लगाकर वो बार बार यही सोचती रही, क्या सचमुच मैं अब अपने ही घर में मेहमान बन गई हूँ। सुबह होने से पहले वो उठ गई। हमेशा की तरह आंगन में पानी छिड़का, तुलसी को जल चढ़ाया और चूल्हा जलाने लगी। इतने में बड़ी बहू पूजा गुस्से से बाहर आई। माँ जी, आपने गैस क्यों जलाई। लकड़ी के चूल्हे पर बना लिया कीजिए, गैस बहुत महंगी आती है।
सावित्री ने धीरे से कहा, बेटी, लकड़ी का धुआं अब आंखों में नहीं सहा जाता। पूजा ने ताना मारते हुए कहा, जब जवान थी तब तो सब हो जाता था, अब थोड़ा काम क्या करना पड़ रहा है, सब बहाने शुरू। सावित्री चुप रह गई। कुछ देर बाद छोटी बहू कविता ने कपड़ा का बड़ा सा ढेर उनके सामने पटक दिया। माँ जी, ये सारे कपड़े धो दीजिए, वॉशिंग मशीन में बिजली बहुत खर्च होती है। सावित्री ने हैरानी से पूछा, इतने सारे कपड़े? कविता बोली, हाँ, पूरे घर के हैं। आपको दिन भर करना ही क्या है? सावित्री ने बिना जवाब दिए कपड़े उठाए और कुएं की ओर चल पड़ी। धूप तेज थी, बूढ़े हाथ कांप रहे थे। बार बार कमर सीधी करने की कोशिश करती, लेकिन फिर काम में लग जाती। दोपहर तक उनके हाथ छिल गए थे। वे रसोई में पानी पीने पहुंची। तभी पूजा ने उनकी कलाई पकड़ ली। पहले बर्तन मांजिए, फिर आराम करना। सावित्री ने थकी आवाज में कहा, बेटी, जरा 5 मिनट बैठ जाऊं? नहीं, काम पहले, आराम बाद में। उसी समय राघव अंदर आया। उसने अपनी माँ के लाल पड़े हाथ देखे। एक पल को उसका दिल पसीजा। पूजा, रहने दो, माँ बाद में कर लेगी। लेकिन पूजा ने गुस्से से उसकी ओर देखा। आप बीच में मत बोलिए, अगर इन्हें अभी आराम की आदत पड़ गई तो फिर कोई काम नहीं करेगी। राघव ने एक नज़र माँ की तरफ देखा, फिर चुपचाप बाहर चला गया। सावित्री बेटे को जाते हुए देखती रह गई। उन्हें पहली बार समझ आया, उनका बेटा पति नहीं, सिर्फ पत्नी का पक्ष लेने वाला आदमी बन चुका है। शाम को दोनों पोते आंगन में खेल रहे थे। छोटा पोता दौड़कर दादी के पास आया, दादी भूख लगी है। सावित्री ने प्यार से रोटी पर घी लगाया और उसे खिलाने लगी। इतने में कविता ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। चलो इधर, दादी की आदत मत डालो। बच्चा रोने लगा, मुझे दादी के पास बैठना है। कविता झल्लाकर बोली, दादी के पास बैठोगे तो तुम्हें भी पुराने जमाने की बातें ही सीखने को मिलेगी। सावित्री की आंखें भर आई। रात को अभी सभी लोग खाने की मेज पर बैठे। राघव, मोहन, दोनों बहुएं और बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे। सावित्री रसोई में रोटियां बना रही थी। सबके खाने के बाद जब वो बैठी तो बर्तन में सिर्फ आधी कटोरी पतली दाल बची थी। उन्होंने धीरे से पूछा, थोड़ी सब्जी मिल जाती बेटा? मोहन बिना उनकी तरफ देखे बोला, माँ, आज सब्जी कम बनी थी, कल खा लेना। सावित्री ने मुस्कुराने की कोशिश की, कोई बात नहीं बेटा। उन्होंने सूखी रोटी दाल में डुबोकर खा ली, लेकिन उनकी आंखों से गिरते आंसू उस दाल से ज्यादा नमकीन थे। रात के लगभग 10 बजे सावित्री अपने कमरे में जाने लगी। दरवाजा खोला तो देखा उनका पुराना कमरा खाली था। अलमारी बाहर रखी थी, बिस्तर भी गायब था। उन्होंने घबराकर पूछा, राघव, मेरा सामान कहाँ है? राघव थोड़ी झिझक के साथ बोला, माँ, बच्चों को पढ़ने के लिए अलग कमरा चाहिए था, इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में रखवा दिया। सावित्री स्तब्ध रह गई, लेकिन इस कमरे में तो मैं और तुम्हारे पिताजी। पूजा ने बात काट दी, माँ जी, पुरानी बातें छोड़िए, अब घर की ज़रूरतें बदल गई है। सावित्री धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ी। अंदर अंधेरा था। एक टूटी हुई चारपाई, चारों तरफ पुराने बक्से, धूल और मकड़ी के जाले। उन्होंने रामदास की तस्वीर उठाई, चारपाई पर बैठी और तस्वीर से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। देख रहे हो ना जी, जिस कमरे की एक एक ईंट हमने मिलकर लगाई थी, आज उसी घर में मुझे कबाड़ के साथ रहने भेज दिया गया। बाहर पूरा परिवार चैन की नींद सो रहा है, लेकिन उस छोटे से स्टोर रूम में मैं, एक माँ, पहली बार खुद को जिंदा होते हुए भी अनाथ महसूस कर रही थी। सुबह के 4 बजे थे। स्टोर रूम की छोटी सी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। पूरी रात मच्छरों ने सावित्री को सोने नहीं दिया। कमर दर्द से टूटी जा रही थी, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले उठी। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखा दीजिए। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। रसोई में पहुंचते ही बड़ी बहू पूजा ने झुंझलाकर कहा, माँ जी, आज इतनी देर कैसे हो गई? बच्चों को स्कूल भेजना है। सावित्री ने घड़ी की तरफ देखा, अभी 5 भी नहीं बजे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मैं तो रोज की तरह ही उठी हूँ। पूजा ताना मारते हुए बोली, अब उम्र हो गई है ना, काम भी धीरे धीरे होता है। सावित्री ने कुछ नहीं कहा। पूरे दिन उनसे घर का हर काम करवाया गया, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, पशुओं का चारा, आंगन की सफाई। दोपहर तक उनके पैरों में सूजन आ गई।
वो दीवार का सहारा लेकर बैठी ही थी कि छोटी बहू कविता ने आवाज लगाई, माँ जी आराम बाद में कर लीजिए, छत पर गेहूं भी सुखाना है। सावित्री बिना शिकायत किए फिर उठ खड़ी हुई। शाम को गांव की पड़ोसन गंगा चाची मिलने आई। उन्होंने सावित्री का चेहरा देखा तो चौंक गई। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है, तू तो आधी रह गई है। सावित्री ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, सब ठीक है चाची, बस उम्र का असर है। इतने में पूजा बीच में आ गई। चाची आप भी ना, माँ जी की तो हम बहुत सेवा करते हैं, हम इन्हें कोई काम करने ही नहीं देते। गंगा चाची ने पूजा की बात सुनी, फिर सावित्री की कांपती उंगलियां और फटे हाथों को देखा। उन्हें सब समझ में आ गया, लेकिन उन्होंने वहां कुछ नहीं कहा। रात को दोनों बहुएं अपने कमरे में बैठी थी। पूजा ने धीमी आवाज में कहा, सुनो कविता, माँ जी के पास जो पुराने सोने के गहने हैं उनका क्या करना है। कविता की आंखें चमक उठी। वही तो मैं सोच रही थी, अगर वो गहने हमारे हाथ में आ जाए तो बच्चों के लिए नई कार ले सकते हैं। पूजा बोली, लेकिन माँ जी इतनी आसानी से नहीं देगी। तभी दोनों के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। अगले दिन पूजा बहुत प्यार से सावित्री के पास आई। माँ जी। सावित्री मुस्कुराई। कई दिनों बाद बहू ने उन्हें प्यार से बुलाया था। हाँ बेटी, पूजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। आपके गहने तो अब आप पहनती भी नहीं है, क्यों ना उन्हें बैंक लॉकर में रखवा दे, घर में रखना सुरक्षित नहीं है। सावित्री ने तुरंत जवाब दिया, ये गहने तुम्हारे बाबूजी की आखिरी निशानी है, जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे पास ही रहेंगे। पूजा का चेहरा उतर गया। शाम को दोनों बहुओं ने सारी बात अपने पतियों को बताई। मोहन बोला, अरे रहने दो, 2-4 दिन में मान जाएगी। लेकिन राघव के मन में लालच बढ़ चुका था, अगर गहने मिल जाए तो मेरा अधूरा प्लॉट भी बन जाएगा। पहली बार दोनों भाइयों की बातचीत में माँ नहीं, सिर्फ गहने दिखाई दे रहे थे। रात को सावित्री अपने बक्से के सामने बैठी थी। उन्होंने धीरे से उसे खोला। उसमें कुछ पुराने कपड़े, रामदास की घड़ी, उनकी शादी की तस्वीर और एक लाल कपड़े में बंधे कुछ गहने थे। उन्होंने गहनों को हाथ में लिया और रोते हुए बोली, ये सोना नहीं है, ये तुम्हारे बाबूजी की यादें हैं। उन्होंने कहा था, सावित्री अगर कभी बुरा समय आए तो इन्हें संभाल कर रखना। मुझे नहीं पता था कि बुरा समय अपनों की वजह से आएगा। उन्होंने गहने फिर उसी कपड़े में बांध दिए। उसी समय दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। वो राघव था। उसने अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन उसके दिल में दया नहीं जागी। उसकी नज़र सिर्फ लाल कपड़े पर थी जिसमें गहने बंधे थे। उसने मन ही मन सोचा, ये गहने तो किसी भी कीमत पर लेने ही होंगे। और अब यही से माँ के सम्मान की लड़ाई अब लालच की लड़ाई में बदलने वाली थी। अगली सुबह घर का माहौल अचानक बदला बदला सा था। बड़ी बहू पूजा ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आज आप कोई काम मत कीजिए, पहले आराम से नाश्ता कर लीजिए। छोटी बहू कविता भी गर्मा गर्म पराठे और चाय लेकर आ गई। सावित्री हैरान थी, मन ही मन बोली, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, शायद मेरे बच्चे सच में बदल रहे हैं। उन्होंने रामदास की तस्वीर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखिए जी, मैंने कहा था ना, हमारे बच्चे बुरे नहीं हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये प्यार नहीं, एक नई चाल की शुरुआत थी। नाश्ता करते समय पूजा बोली, माँ जी आप तो हमेशा कहती थी कि गहने बहुओं के ही काम आते हैं। सावित्री मुस्कुराई, हाँ बेटी, लेकिन सही समय आने पर पूजा ने फिर बात घुमाई, तो फिर अभी हमें दे दीजिए, घर की ही चीज घर में रहेगी। सावित्री जी ने शांत स्वर में कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ ये गहने मेरे पास रहेंगे, मेरे बाद तुम दोनों इन्हें बांट लेना। इतना सुनते ही पूजा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। दोपहर में दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ बैठी। कविता गुस्से में बोली, सीधे से नहीं मानेगी। राघव ने धीरे से कहा, अगर प्यार से काम नहीं बनता तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मोहन चौंक गया, भैया आप कहना क्या चाहते हो? राघव बोला, माँ को डराओ, समझाओ या ऐसा माहौल बना दो कि वो खुद गहने हमें दे दे। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। उस एक शब्द ने साबित कर दिया कि अब दोनों बेटे माँ के नहीं दौलत के बेटे बन चुके हैं। उसी शाम सावित्री मंदिर से लौट रही थी। आंगन में पहुंची तो देखा उनका पुराना लोहे का बक्सा खुला पड़ा था। सारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। कपड़े, पुरानी तस्वीरें, रामदास की डायरी सब मिट्टी में पड़े थे। सावित्री घबरा गई, ये किसने किया? पूजा ने बनावटी मासूमियत से कहा, माँ जी
हमें लगा शायद आपने कुछ ढूंढा होगा। सावित्री समझ गई, किसी ने गहने खोजने की कोशिश की थी, लेकिन गहने वहां नहीं थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही उन्हें एक पुराने मिट्टी के घड़े में छिपा दिया था। रात के समय सावित्री रामदास की डायरी साफ कर रही थी। डायरी के पन्ने पलटते पलटते उनकी नजर एक मुड़े हुए कागज पर पड़ी। उन्होंने उसे खोला। वो कोई साधारण कागज नहीं था, उस पर एक वकील की मोहर लगी हुई थी। सावित्री की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने पूरा पढ़ा और उनकी आंखें फैल गई। ये तो उन्हें याद आया। करीब 2 साल पहले रामदास उन्हें शहर ले गए थे, वकील से मिलवाया था। तब उन्होंने कहा था, सावित्री अभी मत पूछना, सही समय आने पर सब समझ जाओगी। लेकिन उस दिन उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। कागज में लिखा था, मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नी सावित्री के साथ किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक अत्याचार किया जाता है तो मेरी शेष कृषि भूमि, आम का बाग और बैंक में जमा धन का अधिकार मेरे बेटों को नहीं मिलेगा। ये संपत्ति मेरी पत्नी के पूर्ण अधिकार में रहेगी। उनके बाद वो जिसे योग्य समझे उसे दे सकती है। सावित्री के हाथ कांपने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ रामदास ने उनके भविष्य के बारे में कितना दूर तक सोच रखा था। अगले दिन सुबह घर के बाहर एक सफेद कार आकर रुकी। उसमें से लगभग 60 वर्ष का एक सुसज्जित व्यक्ति उतरा। सावित्री ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। अरे हरिराम जी, वो रामदास के बचपन के मित्र थे। हरिराम ने आगे बढ़कर कहा, बहन बहुत देर से आया हूँ। रामदास को बचा तो नहीं पाया, लेकिन उसका एक वादा निभाने आया हूँ। राघव और मोहन भी बाहर आ गए। राघव ने औपचारिक मुस्कान के साथ पूछा, चाचा जी आइए, अंदर आइए। हरिराम ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर उनकी नजर स्टोर रूम पर गई, जहां सावित्री का बिस्तर पड़ा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के रंग बदल गया। उन्हें समझने में देर नहीं लगी, इस घर में सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। हरिराम बरामदे में बैठे थे। उनकी आंखें बार बार सावित्री को ढूंढ रही थी। उन्होंने देखा घर के सभी लोग ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे, लेकिन सावित्री रसोई में अकेली खड़ी सबके लिए चाय बना रही थी। कुछ ही देर बाद वो कांपते हाथों से ट्रे लेकर आई। सबको चाय देने के बाद जब उन्होंने अपने लिए कप उठाया, तभी बड़ी बहू पूजा ने तेज आवाज में कहा, माँ जी पहले रसोई साफ कर दीजिए, फिर आराम से चाय पी लेना। सावित्री जी ने धीरे से कप वापस रख दिया। ठीक है बेटी। हरिराम ये सब देख रहे थे। उनका दिल भर आया। रसोई में जाते ही हरिराम भी उनके पीछे पहुंच गए। धीरे से बोले, बहन सच सच बता, क्या यही हाल है तेरा? सावित्री मुस्कुरा दी, नहीं भैया, बच्चे हैं, कभी कभी डांट देते हैं। हरिराम ने उनकी आंखों में झांका, झूठ मत बोल, मैं रामदास का दोस्त हूँ, तेरे चेहरे की हर झुर्री पढ़ सकता हूँ। इतना सुनते ही सावित्री का बांध टूट गया। वो फूट फूट के रोने लगी। भैया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, एक दिन वही मुझे बोझ समझेंगे। उन्होंने एक एक बात बता दी। स्टोर रूम, बचा हुआ खाना, दिन भर का काम, गहनों का लालच और बेटों की चुप्पी। हरिराम की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने मन ही मन कहा, रामदास तेरी सबसे बड़ी चिंता सच हो गई। शाम को हरिराम जाने लगे। राघव बोला, चाचा जी जल्दी जल्दी आया कीजिए। हरिराम मुस्कुराए, आऊंगा, लेकिन अगली बार मेहमान बनकर नहीं। ये सुनकर राघव थोड़ा चौंका। हरिराम सीधे शहर पहुंचे। उन्होंने अपने पुराने मित्र और वकील दिवाकर शर्मा को फोन किया। दिवाकर, रामदास की वसीयत की कॉपी अभी तुम्हारे पास है? वकील ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे सुरक्षित रखा हुआ है। हरिराम बोले, अब समय आ गया है उसे बाहर लाने का। उधर घर में एक नई चाल चल रही थी। रात को पूजा ने कहा, अब गहनों से काम नहीं चलेगा, माँ जी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। कविता ने तुरंत हामी भर दी, हाँ, लोगों से कह देंगे कि वहां उनकी अच्छी देखभाल होगी। मोहन थोड़ा घबरा गया, गांव वाले क्या कहेंगे? पूजा हंस पड़ी, लोग 2 दिन बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे। राघव ने गंभीर आवाज में कहा, बस यही आखिरी रास्ता है। दरवाजे के बाहर सावित्री पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। उन्होंने सब कुछ सुन लिया। गिलास उनके हाथ से छुटकर जमीन पर गिर गया। पूरा घर बाहर आ गया। पूजा ने उल्टे डांटते हुए कहा, माँ जी आपसे गिलास भी नहीं संभलता। सावित्री जी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहते हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर राघव बोला, माँ, वहां आपकी उम्र के लोग होंगे,
आपका मन भी लगा रहेगा। सावित्री ने बेटे की आंखों में देखा। उन्हें अपना वही छोटा सा राघव याद आया जो बचपन में अंधेरे से डरकर उनकी गोद में सो जाता था। उन्होंने टूटे हुए स्वर में पूछा, बेटा, क्या मेरी गोद अब इतनी पराई हो गई कि तुम्हारे घर में मेरे लिए जगह नहीं बची? राघव ने नजरें झुका ली लेकिन कुछ बोला नहीं। उस रात सावित्री जी ने पहली बार भगवान से एक अलग प्रार्थना की, हे प्रभु, आज तक मैंने अपने बेटों के लिए दुआ मांगी, लेकिन आज मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपना अपमान और ना सहूं। उन्होंने अलमारी से रामदास की तस्वीर निकाली और धीरे से बोली, लगता है अब तुम्हारा दिया हुआ भरोसा निभाने का समय आ गया है। उन्होंने उसी लाल कपड़े में रखे कागज को फिर से हाथ में लिया और अगले दिन सुबह चुपचाप घर से निकल पड़ी। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन उनकी मंजिल सीधे उस वकील के दफ्तर की थी जहां से दोनों बेटों की किस्मत बदलने वाली थी। सुबह के 8 बजे थे। राघव ने पूरे घर में नजर दौड़ाई, माँ कहाँ है? पूजा ने लापरवाही से कहा, कहीं मंदिर गई होगी। लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, सावित्री वापस नहीं लौटी। मोहन थोड़ा घबराया, भैया, माँ कभी इतनी देर नहीं करती। राघव ने पहली बार बेचैनी महसूस की। चलो मंदिर में देखते हैं। दोनों भाई मंदिर पहुंचे। पुजारी ने बताया, आज तो सावित्री बहन आई ही नहीं। अब दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर शहर में वकील दिवाकर शर्मा के दफ्तर में सावित्री चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी। वकील ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ दिए, भाभी जी, रामदास जी की कमी आज भी महसूस होती है। सावित्री की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से वो कागज मेज पर रख दिए। वकील साहब, अब मुझे सब सच जानना है। दिवाकर शर्मा ने फाइल निकाली। उसमें रामदास की वसीयत की मूल प्रति रखी थी। उन्होंने कहा, रामदास जी को शायद पहले से अंदाजा था कि उनके जाने के बाद आपकी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। सावित्री हैरान रह गई। वकील ने पूरी वसीयत पढ़नी शुरू की। मेरे दोनों बेटे मेरी मेहनत की कमाई के अधिकारी तभी होंगे जब वे अपनी मां सावित्री की पूरी सम्मान और प्रेम से सेवा करेंगे। यदि किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक या आर्थिक अत्याचार सिद्ध होता है तो मेरी बची हुई संपत्ति का अधिकार खुद समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी सावित्री अंतिम निर्णय लेगी कि संपत्ति किसे दी जाए। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा था। वकील ने एक और फाइल निकाली। भाभी जी, एक बात और है जो शायद आपको भी नहीं पता। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, क्या? वकील मुस्कुराए। रामदास जी ने गांव के बाहर वाली 10 बीघा जमीन और आम का पूरा बाग कभी बेटों के नाम किया ही नहीं। सावित्री एकदम चौंक गई। क्या? जी, उनकी रजिस्ट्री आज भी आपके और रामदास जी के संयुक्त नाम पर है और अब कानूनन उसकी एकमात्र मालिक आप है। सावित्री कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके पास सिर्फ आंसू नहीं, अपना सम्मान बचाने का अधिकार भी है। उधर गांव में दोनों बेटे परेशान थे। पूजा झुंझलाकर बोली, अगर माँ कहीं जाकर सबको हमारी शिकायत कर देगी तो? कविता ने कहा, पहले उन्हें ढूंढो। उसी समय गांव की चाची आंगन में आ गई। उन्होंने तीखी नजरों से चारों को देखा। अब क्यों ढूंढ रहे हो अपनी माँ को? जब घर में थी तब कभी पूछा था कि उन्होंने खाना खाया या नहीं? राघव चुप रहा। गंगा चाची ने पूरे गांव के सामने कहा, जिस माँ ने तुम दोनों बेटों को अपनी रोटी खिलाकर बड़ा किया, आज उसी माँ को स्टोर रूम में रखा है। शर्म आनी चाहिए। आसपास खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पहली बार परिवार की सच्चाई गांव में फैलने लगी। शाम तक सावित्री घर लौटी, लेकिन आज उनके चेहरे पर वही बेबसी नहीं थी। वो शांत थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। राघव दौड़कर आया, माँ, आप कहाँ चली गई थी? हम कितने परेशान हो गए थे। सावित्री ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, सच बताओ, तुम परेशान थे या डर गए थे कि कहीं मैं हमेशा के लिए चली ना जाऊं? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। सावित्री बिना कुछ कहे अपने स्टोर रूम में चली गई। रात को उन्होंने रामदास की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। धीरे से बोली, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। तुमने मेरे लिए रास्ता छोड़ रखा था, अब मैं किसी के सामने झुकूंगी नहीं। उसी समय घर के बाहर एक सरकारी जीप आकर रुकी। 2 लोग हाथ में फाइल लेकर नीचे उतरे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या यही रामदास जी का घर है? राघव ने दरवाजा खोला। जी, उनमें से एक अधिकारी ने कहा, हमें रामदास जी की संपत्ति से संबंधित कुछ कानूनी जांच करनी है।
ये सुनते ही राघव, मोहन, पूजा और कविता चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि तूफान अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अगली सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी। कल आए सरकारी अधिकारियों ने किसी से ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहा था, 2-3 दिनों में आपको तहसील कार्यालय में बुलाया जाएगा। बस इतना सुनाना ही पूरे परिवार की नींद उड़ाने के लिए काफी था। राघव अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। आखिर पिताजी ने ऐसा क्या किया था जो सरकारी लोग घर तक आ गए। मोहन ने धीरे से कहा, भैया कहीं जमीन का मामला तो नहीं। इनमें से पूजा बोली, मुझे तो लगता है माँ ने कुछ किया है। कविता ने भी हामी भर दी, कल वो शहर गई थी और शाम को अधिकारी भी आ गई, कुछ ना कुछ तो जरूर है। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस माँ को वे कमजोर समझते थे, शायद वह अब इतनी बेबस नहीं रही। उधर सावित्री आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। यह देखकर पूजा चौंक गई। इतना अपमान सहने के बाद भी ये मुस्कुरा कैसे रही है। उसने तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया। माँ जी। सावित्री ने मुड़कर देखा। हाँ बेटी, आज से आप कोई काम नहीं करेंगी, मैं और कविता सब संभाल लेंगे। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा। वो समझ गई यह सम्मान नहीं, डर था। थोड़ी देर बाद राघव एक नई साड़ी लेकर आया। माँ, ये आपके लिए। सावित्री ने साड़ी हाथ में ली, धीरे से पूछा, बेटा पिछले 6 महीनों में तुम्हें कभी याद नहीं आया कि तुम्हारी माँ के पास पहनने के लिए नई साड़ी भी नहीं है? आज अचानक क्या बदल गया? राघव की नजरें झुक गई। बस मन किया। सावित्री हल्का सा मुस्कुराई। जिस प्यार के पीछे स्वार्थ छिपा हो, वो माँ सबसे पहले पहचान लेती है। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। शाम को हरिराम फिर घर आए। इस बार उन्होंने पूरे घर के सामने कहा, सावित्री बहन, चलो थोड़ा मंदिर तक घूम आते हैं। पूजा तुरंत बोली, चाचा जी, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। हरिराम मुस्कुराए। अभी तो सुबह इन्हें पूरे आंगन में काम करते देखा था, अब अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? पूजा चुप हो गई। मंदिर के रास्ते में हरिराम ने पूछा, बहन डर तो नहीं लग रहा? सावित्री ने गहरी सांस ली। पहले लगता था, अब नहीं। जिस औरत ने अपने पति की चिता को जलते हुए देखा हो, उसके बाद दुनिया का कोई दुख उसे डरा नहीं सकता। हरिराम की आंखें भर आई। रामदास अगर आज होते तो तुझ पर गर्व करते। उधर घर में पूजा और कविता स्टोर रूम में घुस गई। दोनों ने सावित्री का बक्सा खोलना शुरू कर दिया। कपड़े इधर, पुरानी तस्वीर उधर। रामदास की घड़ी भी जमीन पर गिर गई, लेकिन गहने फिर भी नहीं मिले। कविता झल्लाकर बोली, लगता है बूढ़ी कहीं और छिपाकर बैठी है। उसी समय दरवाजे पर खड़ी एक छोटी सी बच्ची ये सब देख रही थी। वो थी राघव की 10 साल की बेटी गौरी। उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी आप दादी का सामान क्यों फेंक रही हो? पूजा घबरा गई। बेटा हम तो बस सफाई कर रहे हैं। गौरी ने रामदास की टूटी हुई फोटो उठाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी रोज इस फोटो से बात करती है, अगर उन्होंने ये देखा तो उन्हें कितना दुख होगा। पूजा ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में खुद के लिए नफरत देखी। रात को गौरी चुपचाप स्टोर रूम में गई। सावित्री चारपाई पर बैठी थी। दादी आ गई मेरी गुड़िया। गौरी उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगी। दादी, मम्मी पापा आपसे इतना काम क्यों करवाते हैं? क्या आप हमारी नहीं हो? सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बच्ची को सीने से लगा लिया। मैं तो सबसे ज्यादा तुम्हारी ही हूँ बेटा, गौरी ने धीरे से कहा। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको कभी रोने नहीं दूंगी। सावित्री फूट फूट के रो पड़ी। उन्हें लगा पूरे घर में अगर किसी का दिल अभी भी जिंदा है तो वो इस छोटी सी बच्ची का है। अगले दिन सुबह तहसील कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस घर पहुंचा। नोटिस में लिखा था, रामदास की संपत्ति और वसीयत के संबंध में सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को 3 दिन बाद उपस्थित होना अनिवार्य है। राघव के हाथ कांपने लगे। मोहन ने नोटिस पढ़ा और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उधर सावित्री ने भगवान के सामने दीपक जलाया और मन ही मन कहा, अब फैसला इंसानों का नहीं, न्याय का होगा। 3 दिन बाद सुबह सुबह पूरे घर में अजीब सी बेचैनी थी। राघव बार बार नोटिस पढ़ रहा था। मोहन के हाथ कांप रहे थे। पूजा और कविता भी पहली बार चुप थी, लेकिन सावित्री बिल्कुल शांत थी। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया, रामदास की तस्वीर को प्रणाम किया और धीरे से बोली,
आज जो भी होगा सच के साथ होगा। चारों लोग तहसील कार्यालय पहुंचे। हरिराम और वकील दिवाकर शर्मा पहले से वहीं बैठे थे। राघव ने उन्हें साथ देखकर भौहें सिकोड़ ली। लगता है माँ ने सचमुच हमारी शिकायत कर दी। मोहन ने धीरे से पूछा, माँ, आपने हमें बताए बिना वकील क्यों रखा? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुम लोगों ने मुझे माँ नहीं बोझ समझ लिया था, उसी दिन मुझे अपने लिए सहारा ढूंढना पड़ा। दोनों भाई नजरें झुका गए। कुछ ही देर में तहसीलदार अंदर आए। उन्होंने सभी को बैठने का इशारा किया। फाइल खोली और बोले, रामदास की वसीयत और संपत्ति से संबंधित कुछ आवश्यक बातें आज स्पष्ट की जाएगी। पूरा कमरा खामोश हो गया। तहसीलदार ने पहला कागज उठाया। रिकॉर्ड के अनुसार घर और कुछ खेती की जमीन पहले ही दोनों बेटों के नाम की जा चुकी है। राघव और मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तहसीलदार ने दूसरा कागज उठाया। हालांकि 10 बीघा उपजाऊ जमीन, आम का बाग और बैंक की एक बड़ी सावधि जमा, इनका स्वामित्व अभी तक स्थानांतरित नहीं हुआ है। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पूजा के मुंह से अनायास ही निकला, क्या? तहसीलदार ने आगे कहा, इन संपत्तियों के संबंध में एक पंजीकृत वसीयत मौजूद है, लेकिन उसकी अंतिम शर्त पड़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि रामदास की पत्नी सावित्री देवी के साथ उनके निधन के बाद कैसा व्यवहार किया गया। यह सुनते ही राघव के चेहरे से पसीना टपकने लगा। तभी तहसीलदार ने पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो इस परिवार के बारे में जानकारी रखता हो? हरिराम खड़े हो गए। जी, मैं रामदास का बचपन का मित्र हूँ। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? हरिराम ने एक पल के लिए सावित्री की ओर देखा। उन्होंने हल्का सा सिर झुका दिया। हरिराम समझ गए, अब सच छिपाने का समय नहीं है। उन्होंने बोलना शुरू किया, मानिए साहब, रामदास ने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए लगा दी, लेकिन उनके जाने के बाद सावित्री बहन के साथ जो हुआ वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक एक बात बताई, स्टोर रूम, बचा हुआ खाना, दिन भर का काम, गहनों के लिए दबाव, वृद्धाश्रम भेजने की योजना। पूरा कमरा सन्न रह गया। राघव अचानक खड़ा हो गया। झूठ, ये सब झूठ है। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, नहीं बेटा, झूठ नहीं है। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर गंगा चाची खड़ी थी। उनके साथ गांव के 3-4 और बुजुर्ग भी थे। गंगा चाची बोली, अगर जरूरत पड़ी तो पूरा गांव गवाही देगा कि तुम लोगों ने अपनी माँ के साथ क्या किया है। पूजा और कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। तहसीलदार ने फाइल बंद कर दी। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा। अगली सुनवाई में सभी गवाहों के बयान लिए जाएंगे। उसके बाद वसीयत की अंतिम शर्त सार्वजनिक की जाएगी। राघव ने घबराकर पूछा, साहब, वो शर्त क्या है? तहसीलदार ने गंभीर स्वर में कहा, अभी नहीं, समय आने पर सबको पता चल जाएगा। बाहर निकलते ही पूजा गुस्से से फूट पड़ी। ये सब आपकी वजह से हुआ। वो सावित्री पर चिल्लाने लगी, अगर आपने शिकायत ना की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतने में चटाक एक तेज आवाज गूंजी। पूरे परिवार की आंखें फैल गई। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं, हरिराम ने पूजा को मारा था। उन्होंने गुस्से से कहा, शर्म नहीं आती? जिस औरत ने तुम्हें बेटी बनाकर घर में रखा, आज उसी पर आवाज उठा रही हो। पूजा सहम गई। पहली बार किसी ने सावित्री के लिए खुलकर आवाज उठाई थी। सावित्री जी ने तुरंत हरिराम का हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, हाथ मत उठाइए, गलती इनकी नहीं है, लेकिन संस्कार हमारे हैं। हरिराम की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, यही फर्क है बहन, तू आज भी माँ है और ये लोग अभी तक सिर्फ वारिस बनना चाहते हैं। उधर राघव की जेब में रखा मोबाइल बजा। उसने फोन उठाया। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मोहन घबराकर बोला, क्या हुआ? राघव कांपती आवाज में बोला, हमारे गोदाम में आग लग गई है। पूरे साल का अनाज राख हो चुका है। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। सुबह के 8 बजे थे। राघव और मोहन पूरी रात सो नहीं पाए थे। गोदाम में लगी आग दोनों भाइयों की कमर तोड़ दी थी। लाखों रुपए का अनाज जलकर राख हो चुका था। बैंक का कर्ज पहले ही सिर पर था और अभी ये नया नुकसान उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। पूजा गुस्से में बोली, यह सब उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन माँ शहर जाकर आई है। मुझे पूरा यकीन है उन्होंने ही हमारे खिलाफ कुछ किया है। सावित्री ये सब सुन रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप भगवान के सामने दीपक जलाकर बैठ गई। उनके चेहरे पर पहले जैसी बेबसी नहीं थी। अब उनकी आंखों में आत्मसम्मान साफ दिखाई देता था।
तभी राघव उनके पास आया और पहली बार नरम आवाज में बोला, माँ, अगर हमने कोई गलती की है तो माफ कर दीजिए। सावित्री ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, माफी मांगने और बदलने में बहुत फर्क होता है। इंसान की जुबान नहीं, उसके कर्म बताते हैं कि वो कितना बदला है। राघव कुछ बोल नहीं पाया। उसी समय गांव के सरपंच का लड़का घर पहुंचा। उसने कहा, सरपंच जी ने कल सुबह पंचायत बुलाई है, पूरे परिवार को बुलाया गया है। ये सुनते ही पूजा और कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। रात को चारों एक कमरे में बैठे थे। पूजा बोली, अगर पंचायत में सच सामने आ गया तो पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। कविता बोली, किसी भी तरह माँ को अपने पक्ष में करना होगा। राघव ने कहा, कल सुबह से कोई भी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। जो कहेगी वही करेंगे। अगले दिन सुबह ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई चमत्कार हो गया हो। पूजा ने सावित्री के लिए गर्म चाय बनाई। कविता उनके लिए नाश्ता लेकर आई। मोहन बोला, माँ, आज आप आराम कीजिए, सारा काम हम कर लेंगे। सावित्री समझ रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जिस सम्मान में डर मिला हो वो सम्मान नहीं होता। इतने में छोटी पोती गोरी दौड़ते हुए आई। उसने दादी का हाथ पकड़ लिया और बोली, दादी, आज आप मेरे साथ बैठकर खाना खाओगी। सावित्री ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। तभी पूजा ने गोरी को डांटना चाहा, लेकिन गोरी पहली बार अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, मम्मी, जब मैं बीमार होती हूँ तो दादी सारी रात मेरे पास बैठती है। फिर आप दादी को अकेला क्यों छोड़ देती हो? अगर दादी इस घर से चली गई तो मैं भी नहीं रहूँगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। राघव अपनी बेटी की बात सुनकर अंदर तक हिल गया। उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ भी उसे ऐसे ही सीने से लगाकर रखा करती थी। उसकी आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें घूमने लगी। एक तरफ उसकी माँ का त्याग था, दूसरी तरफ उसका अपना व्यवहार। उसी समय उसका फ़ोन बजा। बैंक मैनेजर का फ़ोन था। मिस्टर राघव, अगर 3 दिन के अंदर किस्त जमा नहीं हुई तो बैंक आपके ट्रैक्टर और गोदाम की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर देगा। राघव के हाथ कांपने लगे। फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। मोहन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ भैया? राघव ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, बैंक हमारी संपत्ति जब्त करने वाला है। ये सुनते ही पूजा और कविता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस दौलत के लिए उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ का दिल दुखाया था, वही दौलत अब उनसे छिनने वाली थी। दूसरी तरफ सावित्री भगवान के सामने बैठी थी। उन्होंने आंख बंद करके सिर्फ इतना कहा, हे प्रभु, मैं अपने बच्चों की बर्बादी नहीं चाहती। इन्हें सिर्फ इतनी बुद्धि दे दीजिए कि अपने कर्मों को पहचान सके। लेकिन किस्मत का फैसला अब शुरू हो चुका था। अगले दिन होने वाली पंचायत में ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बाद पूरे गांव की नज़र में राघव और मोहन का सिर शर्म से झुक जाएगा। अगली सुबह पूरे रामपुर गांव में एक ही चर्चा थी। आज सरपंच ने रामदास के परिवार की पंचायत बुलाई है। देखते ही देखते चौपाल लोगों से भर गई। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान सभी वहां मौजूद थे। सरपंच अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके दाई और हरिराम और वकील दिवाकर शर्मा बैठे थे। कुछ देर बाद राघव, मोहन, पूजा, कविता और सावित्री जी भी चौपाल में पहुंच गई। सावित्री जी ने सभी बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पूरे गांव की नजरें उन पर टिक गई। सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, आज किसी की बेइज्जती करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक माँ अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो ये पूरे गांव की हार है। चौपाल में सन्नाटा छा गया। सरपंच ने सबसे पहले राघव से पूछा, बेटा, क्या ये सच है कि तुम्हारी माँ स्टोर रूम में रहती है? राघव ने हिचकिचाते हुए कहा, जी, बच्चों की पढ़ाई के लिए कमरा देना पड़ा था। सरपंच ने पूछा, क्या पूरे घर में एक ही कमरा ऐसा नहीं था जहां तुम्हारी माँ सामान से रह सकती थी? राघव चुप हो गया। फिर मोहन से पूछा गया, क्या ये सच है कि तुम्हारी माँ सबसे बाद में खाना खाती है? मोहन ने धीरे से कहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तभी गंगा चाची उठ खड़ी हुई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, झूठ बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कई दिन सावित्री ने सूखी रोटी और पानी से पेट भरा है। पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। तभी एक और बुजुर्ग, राम स्वरूप काका, खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैंने भी कई बार सावित्री को कुएं पर अकेले पूरे घर के कपड़े धोते देखा है। इस उम्र में तो इतना काम जवान औरत भी नहीं कर सकती। राघव और मोहन के सिर झुक गए। तभी सरपंच ने सावित्री की ओर देखा और कहा, बहन, अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ?
सावित्री धीरे धीरे खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ बिल्कुल शांत थी। उन्होंने कहा, सरपंच जी, मैं अपने बेटों की शिकायत करने नहीं आई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। मैंने इन्हें हमेशा अपने से पहले खिलाया, अपने से पहले पहनाया, अपनी हर खुशी इनके नाम कर दी, लेकिन मैं इन्हें ये नहीं सिखा पाई कि माँ बाप बूढ़े होने पर बोझ नहीं बनते। इतना कहते हुए उनकी आवाज़ भरा गई। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। कई महिलाओं की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी गौरी दौड़कर अपनी दादी के पास आई। उसने सबके सामने सावित्री का हाथ पकड़ लिया और बोली, सरपंच दादा, मेरी दादी झूठ नहीं बोलती। मैंने अपनी आंखों से देखा है। दादी रात में रोती है, मम्मी उनका खाना छिपा देती है, पापा कुछ नहीं बोलते, दादी को स्टोर रूम वाले कमरे में सुलाते हैं। ये सुनते ही पूरा चौपाल हिल गया। पूजा गुस्से से चिल्लाई, गौरी चुप हो जाओ। लेकिन सरपंच ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें झूठ बोलना नहीं आता। पूजा की आंखें झुक गई। तभी हरिराम खड़े हुए। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में रामदास अपने दोनों छोटे बेटों को कंधे पर बैठाकर हंस रहे थे। हरिराम ने तस्वीर को सबको दिखाते हुए कहा, इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। आज अगर ये जिंदा होता तो क्या ये अपने बेटों का ये रूप देखकर जी पाता? चौपाल में बैठे कई बुजुर्ग रो पड़े। तभी वकील दिवाकर शर्मा उठे और बोले, अब समय आ गया है कि रामदास जी की वसीयत की पहली शर्त सबके सामने पढ़ी जाए। उन्होंने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। मेरी मृत्यु के बाद यदि मेरी पत्नी सावित्री देवी के सम्मान में कमी की जाती है, उन्हें मानसिक या शारीरिक कष्ट दिया जाता है, तो मेरे दोनों पुत्र मेरी शेष संपत्ति के अधिकारी नहीं रहेंगे। यह सुनते ही राघव और मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वकील ने आगे कहा, अभी वसीयत पूरी नहीं पढ़ी गई है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त अभी बाकी है, और वो ये शर्त दोनों बेटों की पूरी जिंदगी बदल देगी। चौपाल में बैठे सभी लोग हैरानी से वकील की तरफ देखने लगे। राघव और मोहन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके पिता ने सिर्फ संपत्ति नहीं छोड़ी थी, उन्होंने अपने बच्चों के चरित्र की परीक्षा भी छोड़ दी थी। पंचायत में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांसों की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। राघव और मोहन की नज़रें वकील दिवाकर शर्मा पर टिकी थी। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दिवाकर शर्मा ने फाइल का अगला पन्ना खोला और कहा, रामदास ने ये वसीयत अपनी मृत्यु से लगभग 2 वर्ष पहले बनवाई थी। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि इस वसीयत का अंतिम हिस्सा तभी पढ़ा जाए जब उनकी पत्नी के साथ अन्याय होने का प्रमाण मिल जाए। यह सुनते ही पूरे चौपाल में हलचल मच गई। दिवाकर शर्मा ने पढ़ना शुरू किया, यदि मेरे दोनों पुत्र अपनी माँ सावित्री देवी का सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें कष्ट देंगे या उन्हें अपने घर में बोझ समझेंगे, तो मेरी से सारी संपत्ति मेरी पत्नी सावित्री देवी की होगी। उनके बाद वो जिसे योग्य समझे उसी को ये संपत्ति मिलेगी। मेरे पुत्रों का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये सुनते ही राघव की आंखें फैल गई। मोहन के हाथ कांपने लगे। पूजा और कविता के चेहरे से जैसे खून उतर गया। लेकिन अभी सबसे बड़ा झटका बाकी था। वकील ने अगला पन्ना खोला और कहा, रामदास जी ने एक वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड करवाया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी इस वसीयत को पढ़ने की नौबत आई तो ये संदेश सबके सामने चलाया जाए। पूरे चौपाल में कानाफूसी शुरू हो गई। हरिराम ने बैग से एक छोटा सा लैपटॉप निकाला। वीडियो चलाया गया। स्क्रीन पर रामदास दिखाई दिए। उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ था, लेकिन आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। राघव, मोहन, अगर तुम दोनों मेरी बात सुन रहे हो तो याद रखना, मैंने तुम्हें ज़मीन कमाने से पहले इंसान बनना सिखाया था। अगर तुम अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाई तो समझ लेना कि तुम मेरी सबसे बड़ी सीख हार गई। बेटा, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलती। जिस दिन तुम्हारी माँ की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आई, उसी दिन तुम मेरी नज़र में अनाथ हो जाओगे, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या नहीं। वीडियो में रामदास कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, सावित्री, अगर कभी बच्चे तेरा साथ छोड़ दे तो उनके आगे कभी हाथ मत फैलाना। मैंने तेरे सम्मान की रक्षा का इंतजाम कर दिया है। तू अपना सिर हमेशा ऊंचा रखकर जीना। वीडियो खत्म होते ही पूरे चौपाल में बैठे लोग रो पड़े। हरिराम अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाई। गंगा चाची ने अपना चेहरा आंचल से ढक लिया।
राघव वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके सामने बचपन की यादें घूमने लगी। उसे याद आया कैसे उसके पिता धूप में मजदूरी करते थे ताकि वो स्कूल जा सके, कैसे उसकी माँ खुद भूखी रहकर उसे दूध पिलाती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे अपनी माँ के पास आया और उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मोहन भी रोते हुए माँ के चरणों में बैठ गया। माँ, हमें एक मौका दे दो, हम सब ठीक कर देंगे। सावित्री ने दोनों बेटों की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, बेटा, माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। आज तुम दोनों रो रहे हो क्योंकि संपत्ति हाथ से जाती दिख रही है। काश उसी दिन रोए होते जिस दिन तुम्हारी माँ स्टोर रूम में पहली रात अकेली सोई थी। पूरे चौपाल में फिर सन्नाटा छा गया। सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, आज ये मामला सिर्फ परिवार का नहीं रहा, ये पूरे गांव की इज्जत का मामला है और अब फैसला सावित्री बहन करेगी। सावित्री ने पहली बार पूरी पंचायत की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब एक बेबस माँ नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी स्त्री का तेज दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं फैसला जल्दबाजी में नहीं करूंगी। पहले मैं देखूंगी कि मेरे बेटे सच में बदले हैं या सिर्फ संपत्ति बचाना चाहते हैं। यह सुनकर राघव और मोहन को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन सावित्री उनके साथ नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान के साथ रहने का निर्णय लेने वाली थी, और यही निर्णय उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। पंचायत खत्म हो चुकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घर लौट रहे थे, लेकिन चौपाल में हुई बातें हर किसी की जुबान पर थी। राघव और मोहन सिर झुकाए अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहे थे। पूरे रास्ते किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि सावित्री से एक शब्द भी बोले। घर पहुँचते ही पूजा और कविता पहली बार सावित्री के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पूजा रोते हुए बोली, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। कविता भी रोने लगी, हम लालच में अंधे हो गए थे। सावित्री ने दोनों की तरफ देखा और शांत आवाज में बोली, अगर आंसू से पाप धुल जाते तो दुनिया में कोई अपराधी नहीं बचता। इंसान की पहचान उसके बदले व्यवहार से होती है, उनके रोने से नहीं। यह सुनकर दोनों बहुओं के सिर झुक गए। उसी समय हरिराम ने सावित्री से कहा, बहन, अगर तू चाहे तो आज ही मेरे घर चल सकती है। जब तक फैसला नहीं हो जाता तो वहाँ आराम से रहेगी। राघव घबरा गया। वो तुरंत माँ के पैरों में बैठ गया। नहीं माँ, आप कहीं मत जाइए, ये घर आपका है। अगर आप चली गई तो हम जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। सावित्री ने पहली बार अपने बड़े बेटे के सिर पर हाथ रखा। राघव की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल सावित्री ने कहा, मैं इस घर में रहूंगी, लेकिन आज से तुम्हारी माँ बनकर नहीं, एक मेहमान बनकर। क्योंकि जिस दिन माँ को अपने ही घर में सम्मान मांगना पड़े, उस दिन वो घर उसका नहीं रह जाता। ये सुनते ही राघव का दिल टूट गया। शाम को सावित्री ने अपना छोटा सा बक्सा उठाया और स्टोर रूम से बाहर आ गई। पूरे परिवार को लगा कि अब वो पुराने कमरे में जाएगी, लेकिन उन्होंने बरामदे के एक कोने में अपनी चारपाई बिछा दी। मोहन ने हैरानी से पूछा, माँ, आप कमरे में क्यों नहीं जा रही? सावित्री बोली, जिस कमरे से मुझे अपमानित करके निकाला गया था, उस कमरे में मैं सम्मान वापस मिलने तक कदम नहीं रखूंगी। पूरा परिवार शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। रात को पहली बार ऐसा हुआ कि पूजा और कविता ने मिलकर खाना बनाया और सबसे पहले सावित्री की थाली लगाई, लेकिन सावित्री ने थाली को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा, आज ये खाना इसलिए नहीं परोसा गया क्योंकि तुम्हें मेरी भूख की चिंता है। ये खाना इसलिए परोसा गया क्योंकि तुम्हें अपनी संपत्ति की चिंता है। जिस दिन तुम्हारे हाथों में सच्चा अपनापन दिखेगा, उसी दिन मैं बिना बुलाए तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगी। ये सुनकर पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे अपने किए पर सच्चा पछतावा होने लगा। इधर राघव पूरी रात सो नहीं पाया। वो चुपचाप अपने पिता रामदास की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गया। तस्वीर को देखते हुए बोला, बाबूजी, आपने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया और हमने अपनी ही माँ को कितनी बार भूखा सुला दिया। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक भी नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी पीछे से गोरी आई, अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पापा, अगर गलती मान ली है तो अब उसे सुधार भी लो। दादी को फिर से वही माँ बना दो जिन्हें देखकर पूरा गांव मिसाल देता था। राघव ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। पहली बार उसे समझ आया कि संस्कार दौलत से नहीं, व्यवहार से मिलते हैं।
लेकिन किस्मत अभी इन्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाली थी। अगले ही दिन बैंक के अधिकारी घर पहुंचने वाले थे और उनके साथ आने वाली खबर पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर के बाहर एक सफेद जीप आकर रुकी। जीप से बैंक के 2 अधिकारी और एक कर्मचारी नीचे उतरे। राघव ने दरवाजा खोला तो अधिकारी ने कहा, क्या आप राघव रामदास है? राघव ने घबराकर कहा, जी मैं ही हूँ। अधिकारी ने एक फाइल निकालते हुए कहा, आपको पहले भी कई बार नोटिस भेजे गए थे, अब बैंक को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सुनते ही राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहन भी बाहर आ गया। अधिकारी ने कहा, अगर अगले 7 दिनों के भीतर पूरा बकाया जमा नहीं हुआ तो बैंक आपका ट्रैक्टर, गोदाम और खेत का वो हिस्सा जब्त कर लेगा जो गिरवी रखा गया है। ये सुनते ही पूजा रोने लगी। कविता के हाथ पैर कांपने लगे। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। जो लोग कभी राघव और मोहन की इज्जत करते थे वही आज आपस में कह रहे थे, जिस घर में माँ रोती है वहां बरकत नहीं टिकती। ये बात राघव के कानों में पड़ी तो उसका सिर शर्म से झुक गया। तभी बैंक अधिकारी ने कागज निकाला और कहा, यह अंतिम नोटिस है, इसके बाद तुम्हें कोई भी कार्रवाई रोकने का अधिकार नहीं होगा। अधिकारी चले गए। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। पूजा गुस्से से बोली, अगर पिताजी सारी जमीन हमारे नाम कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी सावित्री ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बस। पूरे घर में खामोशी छा गई। सावित्री धीरे धीरे पूजा के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, आज भी तुम्हें अपनी गलती नहीं दिख रही। तुम्हें सिर्फ जमीन दिखाई दे रही है। जिस घर में माँ का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी भी ज्यादा दिन नहीं रुकती। ये सब जमीन की वजह से नहीं, तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उधर मोहन चुपचाप बाहर निकल गया। वो सीधे मंदिर पहुंचा। भगवान के सामने बैठकर वो फूट फूट के रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अगर मेरी माँ मुझे माफ नहीं करेगी तो मैं जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक मौका दे दो। मंदिर के पुजारी ये सब देख रहे थे। उन्होंने मोहन के पास आकर कहा, बेटा, भगवान से पहले अपनी माँ के सामने सिर झुकाओ। माँ का दिल जीत लिया तो भगवान खुद तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। यह बात मोहन के दिल में उतर गई। वो तुरंत घर लौट आया। इधर सावित्री बरामदे में बैठकर रामदास की तस्वीर साफ कर रही थी। मोहन उनके पास आया और बिना कुछ कहे उनके पैरों के पास बैठ गया। उसने धीरे से माँ के पैरों पर तेल लगाना शुरू कर दिया। सावित्री चौंक गई। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? मोहन रोते हुए बोला, माँ, बचपन में जब मैं खेतों में खेलकर आता था तो आप हर रात मेरे पैर दबाती थी। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी नहीं पूछा कि आपके पैरों में दर्द होता होगा या नहीं। सावित्री कुछ पल तक उसे देखती रही। उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। उन्होंने कहा, बेटा, सेवा दिखाने के लिए नहीं की जाती। सेवा तो वो होती है जिसमें बदले में कुछ पाने की उम्मीद ना हो। मोहन ने सिर झुका लिया। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। पूरे गांव के लोग फिर से घर के बाहर जमा होने लगे थे। हरिराम तेजी से अंदर आई। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राघव ने घबराकर पूछा, चाचा जी क्या हुआ? हरिराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बड़ी मुसीबत हो गई है। तुम्हारे खेतों पर कब्जा करने के लिए शहर का एक बड़ा बिल्डर कोर्ट पहुंच गया है। अगर ये मामला हाथ से निकल गया तो तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं बचेगा। हरिराम की बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। राघव घबराकर बोला, चाचा जी, लेकिन हमारी जमीन पर कोई दूसरा कैसे कब्जा कर सकता है? हरिराम ने फाइल मेज पर रखते हुए कहा, क्योंकि बैंक का कर्ज ज्यादा बढ़ चुका है और शहर का एक बिल्डर बैंक से ये जमीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। अगर समय पर पैसा जमा नहीं हुआ तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाएगा। ये सुनते ही मोहन कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। पूजा रोते हुए बोली, अब हम क्या करेंगे? हरिराम ने उनकी तरफ देखकर कहा, जब माँ रो रही थी तब तुम लोगों ने यही सवाल खुद से क्यों नहीं पूछा? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय सावित्री धीरे धीरे उठी और बोली, जो होना था हो चुका, अब रोने से कुछ नहीं बदलेगा। पहले ये सोचो कि गलती कहाँ हुई थी। राघव फूट फूट कर रो पड़ा, माँ, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे सिर्फ पैसा दिखाई देता था। आज समझ में आया कि असली दौलत तो आप थी। सावित्री ने उसकी तरफ देखा।
लेकिन इस बार भी उन्होंने उसे गले नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, पछतावा तभी सच्चा होता है जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के बदल जाए। अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। उसी शाम हरिराम ने राघव और मोहन को अपने साथ गांव के बाहर खेतों तक चलने के लिए कहा। तीनों उस पुराने खेत में पहुंचे जहां कभी रामदास सुबह शाम तक मेहनत किया करते थे। हरिराम ने मिट्टी उठाकर दोनों भाइयों के हाथ में रखी और बोले, पहचानते हो इस मिट्टी को? दोनों भाइयों ने सिर हिलाया। हरिराम की आंखें भर आई। तुम्हारे पिता इस मिट्टी को माथे से लगाकर कहते थे, जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं मेरी औलाद कभी भूखी नहीं सोएगी। गर्मियों में जब तुम दोनों स्कूल जाते थे तब रामदास नंगे पैर इसी खेती में हल चलाते थे। कई बार उनके पैरों से खून निकल जाता था, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हें एहसास नहीं होने दिया। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन वही घुटनों के बल बैठ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस जमीन को वो सिर्फ संपत्ति समझता था, उसमें उसके पिता का पसीना और उसकी माँ की कुर्बानियां मिली हुई थी। घर लौटते समय दोनों भाई पूरे रास्ते चुप रहे। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सावित्री आंगन में बैठकर अपनी पुरानी साड़ी सील रही थी। राघव उनके पास बैठ गया और बोला, माँ, आपकी अलमारी में नई साड़ियां नहीं है। सावित्री मुस्कुराई। जब तुम्हारी पढ़ाई की फीस भरनी होती थी तब मेरी नई साड़ी पुराने कपड़ों में बदल जाती थी। जब तुम्हारी शादी करनी थी तब मेरे गहने बिक गए। जब तुम्हारे बच्चों का जन्म हुआ तब मेरी दवाइयां छूट गई। माँ की अलमारी हमेशा खाली होती है बेटा, क्योंकि वो अपने बच्चों की खुशियों से भरी होती है। ये सुनकर राघव और मोहन दोनों रो पड़े। उसी समय गौरी अपने स्कूल से लौटी। उसने देखा कि उसके पिता और चाचा रो रहे हैं। वो दौड़कर दादी के पास आई और बोली, दादी, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? सावित्री ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी, टूटे हुए रिश्ते जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें मजबूत बनाने में समय लगता है। रात को पहली बार राघव मोहन ने खुद रसोई में खाना बनाया। उन्होंने अपनी माँ के लिए गर्म रोटियां बनाई। सावित्री चुपचाप उन्हें देखती रही। खाना तैयार होने के बाद राघव ने थाली माँ के सामने रखी और बोला, माँ, आज ये खाना किसी डर की वजह से नहीं बनाया। आज पहली बार लगा कि अगर आपको अपने हाथों से ना खिलाया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सावित्री ने बिना कुछ बोले एक निवाला खाया। राघव और मोहन के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद दिखाई दी, लेकिन उसी समय दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर एक कोर्ट का कर्मचारी खड़ा था। उसने राघव के हाथ में एक सरकारी लिफाफा देते हुए कहा, यह जिला अदालत का समन है। 3 दिन बाद इस जमीन और संपत्ति का अंतिम फैसला होगा। सभी पक्षों को अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य है। राघव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सावित्री ने लिफाफा देखा, फिर आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, लगता है अब भगवान इंसाफ अपने हाथों से करने वाले हैं। 3 दिन बाद जिला अदालत में सुनवाई शुरू हुई। अदालत के बाहर गांव के कई लोग जमा थे। हरिराम, गंगा चाची, सरपंच और वकील दिवाकर शर्मा भी वहां पहुंच चुके थे। राघव, मोहन, पूजा और कविता के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ सावित्री शांत मन से भगवान का नाम जप रही थी। उन्हें अब किसी दौलत की नहीं, सिर्फ सच की जीत की उम्मीद थी। कुछ देर बाद जज साहब अदालत में आए और कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले बैंक की ओर से वकील ने अपना पक्ष रखा। उसने बताया कि राघव और मोहन पर भारी कर्ज है और समय पर किस्त न चुकाने के कारण बैंक को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसके बाद बिल्डर के वकील ने कहा कि बैंक की प्रक्रिया पूरी होते ही वो जमीन खरीदने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जज ने दिवाकर शर्मा से पूछा, क्या आपके पास इस मामले में कोई विशेष दस्तावेज है? दिवाकर शर्मा खड़े हुए और बोले, माननीय न्यायालय, इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रामदास जी की पंजीकृत वसीयत है, लेकिन इसके साथ एक और दस्तावेज भी है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। ये सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। दिवाकर शर्मा ने अपनी फाइल से एक बंद लिफाफा निकाला। उन्होंने कहा, रामदास जी ने मुझे ये लिफाफा देते हुए कहा था कि इसे तभी खोला जाए जब उनके परिवार पर कोई बड़ा संकट आए और उनकी पत्नी के सम्मान का प्रश्न उठे। जज की अनुमति मिलते ही लिफाफा खोला गया। उसके अंदर रामदास के हाथों से लिखा हुआ एक पत्र था। दिवाकर शर्मा ने पढ़ना शुरू किया। अगर ये पत्र पढ़ा जा रहा है
तो इसका मतलब ये है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार में कुछ ऐसा हुआ है जिसका मुझे डर था। मैं अपने बेटों से नाराज नहीं हूँ, क्योंकि गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन गलती मानने से इनकार करने वाला इंसान जरूर बुरा बन जाता है। अदालत में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। दिवाकर शर्मा आगे पढ़ने लगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके जो कुछ कमाया वो सिर्फ जमीन नहीं है। मेरी सबसे बड़ी कमाई मेरी पत्नी सावित्री है। अगर मेरे बेटे उनका सम्मान नहीं कर पाए तो वह मेरी किसी भी कमाई के अधिकारी नहीं है। इसलिए मैं अपनी पत्नी को पूरा अधिकार देता हूँ कि वो मेरी शेष संपत्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे सकती है जो इंसानियत की कीमत समझता हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, मेरी पोती हो, कोई अनाथ बच्चा हो या कोई सामाजिक संस्था। ये सुनते ही अदालत में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। राघव और मोहन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी जज ने सावित्री से पूछा, सावित्री देवी, अब अंतिम निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप अपने बेटों को संपत्ति का अधिकार देना चाहती है? पूरा कोर्ट रूम एकदम शांत हो गया। राघव और मोहन दोनों हाथ जोड़कर अपनी माँ की तरफ देखने लगे। पूजा और कविता भी रो रही थी। कुछ पल तक सावित्री चुप रही। फिर उन्होंने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, माननीय न्यायालय, मैं आज कोई फैसला नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि फैसला गुस्से से नहीं, न्याय से होना चाहिए। मैं अपने बेटों को एक आखिरी अवसर देना चाहती हूँ, लेकिन ये अवसर संपत्ति पाने का नहीं, इंसान बनने का होगा। जज ने पूछा, आपका क्या आशय है? सावित्री बोली, अगले 6 महीने तक मेरे दोनों बेटे बिना किसी लालच के मेरी सेवा करेंगे। अगर इन 6 महीनों में मुझे एक दिन के लिए भी ऐसा लगा कि इनका व्यवहार मेरी संपत्ति पाने के लिए है, तो मैं अपनी पूरी संपत्ति एक वृद्धाश्रम और गांव के अनाथ बच्चों के नाम कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे लगा कि ये सचमुच बदल गए हैं, तब मैं स्वयं तय करूंगी कि आगे क्या करना है। अदालत में बैठे सभी लोग सावित्री की बातें सुनकर भावुक हो गए। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज इस अदालत ने सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं सुना, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा सबक भी सीखा है। न्यायालय सावित्री देवी के इस निर्णय का सम्मान करता है। 6 महीने बाद इस मामले की अंतिम समीक्षा की जाएगी। अदालत की कार्यवाही समाप्त हो गई। बाहर निकलते समय राघव अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, माँ, आज तक मैं संपत्ति के लिए जी रहा था, अब मैं सिर्फ आपका विश्वास पाने के लिए जीऊंगा। मोहन भी बोला, माँ, इस बार हम वादा नहीं करेंगे, अपने कर्मों से साबित करेंगे। सावित्री ने पहली बार दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसू में दर्द कम और उम्मीद ज्यादा थी। उन्हें नहीं पता था कि अगले 6 महीने उनके बेटों की जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। वही दूर खड़ा हरिराम मन ही मन रामदास की तस्वीर को याद करके बोला, दोस्त, आज तेरी सावित्री जीत गई। अब देखना, तेरे बेटे भी इंसान बनकर ही लौटेंगे। अदालत के फैसले के बाद पूरा गांव बदलते हुए इस परिवार को देखने लगा। अब हर किसी की नजर राघव और मोहन पर थी। दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए सेवा की तो माँ एक पल में सब समझ जाएगी। इसलिए इस बार उन्होंने किसी से कोई वादा नहीं किया। उन्होंने तय किया कि अब उनके कर्म ही उनकी पहचान बनेंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले राघव उठ गया। उसने आंगन साफ किया, तुलसी में पानी डाला और आज पहली बार अपनी माँ के लिए अपने हाथों से चाय बनाई। दूसरी तरफ मोहन रसोई में नाश्ता तैयार कर रहा था। पूजा और कविता भी बिना किसी बहस के घर का काम करने लगी। जब सावित्री बाहर आई तो उन्होंने देखा कि वर्षों बाद घर का माहौल शांत था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मन ही मन सोचा, समय बताएगा कि ये बदलाव सच्चा है या दिखावा। दिन बीतते गए। राघव रोज अपनी माँ को मंदिर लेकर जाता। मोहन शाम को उनके पैरों की मालिश करता। पूजा समय पर दवाइयाँ देती और कविता उनके कपड़े अपने हाथों से धोती। लेकिन सावित्री का व्यवहार पहले जैसा ही शांत था। न उन्होंने किसी की तारीफ की, ना शिकायत। उन्हें पता था कि असली परीक्षा लंबे समय तक निभाए गए व्यवहार की होती है। एक दिन दोपहर में तेज बारिश शुरू हो गई। घर की छत का एक पुराना हिस्सा टपकने लगा। पहले जब भी ऐसा होता था, सावित्री अकेली बाल्टी रखती थी और भीगते हुए पानी रोकती थी, लेकिन इस बार राघव दौड़कर छत पर चढ़ गया। मोहन भी उसके पीछे पीछे गया। दोनों भाइयों ने भीगते हुए पूरी छत ठीक कर दी। नीचे खड़ी सावित्री उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों में पहली बार हल्की सी संतुष्टि दिखाई दी।
कुछ दिनों बाद गौरी का जन्मदिन आया। पिछले कई वर्षों से घर में जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार पैसों की तंगी थी। पूजा ने कहा, इस बार छोटा सा कार्यक्रम कर लेते हैं। तभी गौरी मुस्कुराकर बोली, मुझे केक नहीं चाहिए। अगर दादी अपने हाथ से मुझे हलवा बना दे, वही मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगा। सावित्री ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कई महीनों बाद पहली बार पूरे परिवार के लिए अपने हाथों से हलवा बनाया। जब सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे, तो सावित्री की आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगी। इसी बीच बैंक से खबर आई कि अगर पहली किस्त 1 महीने के भीतर जमा हो जाए तो जब्ती की कार्रवाई कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी। लेकिन घर में इतना पैसा नहीं था। राघव और मोहन परेशान बैठे थे। तभी पूजा अपने कमरे में गई और अपनी शादी के समय मिले गहनों का डिब्बा लेकर आई। उसने डिब्बा राघव के सामने रख दिया और बोली, इन गहनों की वजह से अगर एक माँ का दिल टूटा है तो मुझे ऐसे गहने नहीं चाहिए। उन्हें बेच दो और बैंक की किस्त भर दो। सब लोग हैरान रह गए। कविता भी अंदर गई और अपने गहने लेकर आई। उसने कहा, मैंने भी लालच किया था। आज मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। अगर परिवार बचाना है तो शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। राघव और मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों बहुओं की तरफ देखा। पहली बार उन्हें लगा कि शायद इस घर में बदलाव सचमुच शुरू हो चुका है। लेकिन उसी समय सावित्री ने गहनों का डिब्बा वापस उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, त्याग वो नहीं होता जो मजबूरी में किया जाए। त्याग वो होता है जो प्रेम से किया जाए। अभी अपने गहने संभाल कर रखो। पहले मेहनत करके कर्ज उतारने की कोशिश करो। अगर आखिरी समय में कोई रास्ता ना बचे तब ये फैसला लेना। राघव ने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, आपने हमें एक बार फिर गिरने से बचा लिया। सावित्री ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, मैं माँ हूँ बेटा। माँ अपने बच्चों को सजा दे सकती है, बर्बाद नहीं देख सकती। उसी समय हरिराम घर पहुंचे। उनके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने कहा, लगता है भगवान ने तुम्हारी मेहनत देख ली है। एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये खबर सुनने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। राघव, मोहन, सावित्री, पूजा और कविता उत्सुकता से हरिराम की तरफ देखने लगे। हरिराम ने फाइल मेज पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं जो खबर लेकर आया हूँ वो सिर्फ इस परिवार की नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है। राघव ने घबराकर पूछा, चाचा जी, आखिर बात क्या है? हरिराम ने फाइल खोली और कहा, याद है रामदास का एक सपना था कि गांव में किसानों के लिए अनाज भंडार केंद्र बने, ताकि किसी किसान को अपनी फसल औने पौने दाम पर ना बेचनी पड़े। मोहन ने सिर हिलाया, हाँ चाचा जी, बाबूजी अक्सर ये बात करते थे। हरिराम बोले, उन्होंने सिर्फ सपना ही नहीं देखा था, उसकी तैयारी भी कर ली थी। सब लोग हैरान रह गए। हरिराम ने दस्तावेज निकालकर राघव के हाथ में दिए। रामदास ने अपनी मौत से पहले सरकार की एक ग्रामीण योजना में आवेदन किया था। योजना मंजूर हो गई थी, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु के कारण वो काम अधूरा रह गया। अब सरकार ने दोबारा ये अवसर दिया है। अगर परिवार चाहे तो गांव में एक आधुनिक अनाज भंडार केंद्र बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार भी आर्थिक सहायता देगी। राघव की आंखों में उम्मीद लौट आई। लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है चाचा जी। हरिराम मुस्कुराए, इसलिए तो ये योजना है। मेहनत तुम्हें करनी होगी, पूरा खर्चा तुम्हें अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। मोहन ने उत्साह से कहा, अगर बाबूजी का सपना पूरा हो जाए तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी। सावित्री चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, सपना सिर्फ इमारत बनाने का नहीं था, ईमानदारी से लोगों का विश्वास जीतने का भी था। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, माँ, इस बार हम बाबूजी का सिर झुकने नहीं देंगे। अगले ही दिन दोनों भाई काम में जुट गए। वे सुबह खेतों में काम करते, दोपहर में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते और शाम को मजदूरों के साथ बैठकर योजना की तैयारी करते। गांव वालों ने पहली बार उनके बदले हुए व्यवहार को महसूस किया। इसी बीच एक दिन गांव का एक बड़ा व्यापारी महेश अग्रवाल राघव से मिलने आया। उसने कहा, अगर तुम लोग ये जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हारा पूरा कर्ज आज ही चुका दूंगा, ऊपर से मोटी रकम भी दूंगा। कुछ महीने पहले तक राघव बिना सोचे ये सौदा कर लेता, लेकिन इस बार उसने शांत स्वर में कहा, यह जमीन सिर्फ हमारी नहीं है, इसमें मेरे पिता का पसीना और मेरी माँ का सम्मान मिला हुआ है। इसे हम किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। महेश हंसते हुए बोला,
गरीबी इंसान की सोच बदल देती है, राघव ने जवाब दिया। और लालच इंसान का चरित्र। हम दोनों का फर्क अब समझ चुके हैं। महेश बिना कुछ बोले वहां से चला गया। दूर खड़ी सावित्री ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्हें पहली बार लगा उनके बेटे सचमुच बदल रहे हैं। उसी समय सावित्री ने बरसों बाद अपने पुराने कमरे का दरवाजा खोला। राघव और मोहन ये देखकर चौंक गए। सावित्री ने अपने कमरे के अंदर कदम रखा, चारों तरफ देखा और फिर रामदास की तस्वीर दीवार पर टांग दी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है इस घर में सम्मान वापस लौटने लगा है। ये सुनते ही राघव मोहन दोनों माँ के पैरों में झुक गए। लेकिन तभी हरिराम का फोन बजा। फोन सुनते ही उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने घबराकर कहा, क्या इतनी बड़ी दुर्घटना? फोन रखते ही उन्होंने राघव की तरफ देखा। जल्दी चलो, निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हो गया है। पूरा परिवार घबराकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश भी हो सकती है। राघव, मोहन और हरिराम बिना एक पल गवाए निर्माण स्थल की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आधी बनी हुई दीवार जमीन पर गिरी पड़ी थी। कुछ मजदूर घायल थे और पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई थी। राघव तुरंत एक घायल मजदूर को उठाकर जीप में बैठाने लगा। मोहन दूसरे मजदूर को अस्पताल पहुंचाने में लग गया। हरिराम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा कि जिस लोहे की सपोर्ट रोड पर पूरी दीवार टिकी हुई थी, उसके बोल्ट जानबूझकर ढीले किए गए थे। उसी समय ठेकेदार वहां पहुंचा। उसने घबराकर कहा, राघव जी, ये सामान्य हादसा नहीं है। कल रात तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ की है। राघव के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। लेकिन ऐसा करेगा कौन? हरिराम ने झुककर टूटे हुए बोल्ट उठाए और बोले, जिसे तुम्हारा दोबारा खड़ा होना पसंद नहीं है। उधर अस्पताल में घायल मजदूरों का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भगवान का शुक्र है, किसी की जान को खतरा नहीं है। यह सुनकर राघव ने भगवान का धन्यवाद किया। उसी समय एक बुजुर्ग मजदूर उसके पास आया और धीरे से बोला, बाबू, कल रात मैंने 2 लोगों को यहाँ घूमते देखा था। अंधेरा था, इसलिए चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उनकी गाड़ी पर शहर की कंपनी का नाम लिखा था। राघव चौंक गया। उसे तुरंत उस बिल्डर महेश अग्रवाल की बात याद आ गई, जिसने कुछ दिन पहले जमीन खरीदने की कोशिश की थी। मोहन ने कहा, भैया, क्या ये उसी की चाल हो सकती है? राघव ने गहरी सांस ली। बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। बाबूजी ने सिखाया था कि सच के रास्ते पर चलना। ये बात दूर खड़ी सावित्री ने भी सुन ली। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। पहले वाला राघव होता तो गुस्से में कोई भी कदम उठा लेता, लेकिन आज उसका धैर्य बता रहा है कि वो सचमुच बदल चुका है। अगले दिन पुलिस ने निर्माण स्थल की जांच शुरू कर दी। कुछ घंटों बाद एक पुलिस अधिकारी ने हरिराम को अलग बुलाकर कहा, हमें घटना स्थल के पास लगे एक गोदाम की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मिली है। उसमें 2 लोग रात के समय निर्माण स्थल के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरिराम ने पूछा, क्या उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं? अधिकारी ने कहा, चेहरे पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन उनकी गाड़ी का नंबर दिखाई दे रहा है। उधर महेश अग्रवाल अपने दफ्तर में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब निर्माण कार्य रुक जाएगा और मजबूरी में राघव जमीन बेच देगा। लेकिन उसी समय उसका मैनेजर घबराते हुए अंदर आया। सर, पुलिस हमारी कंपनी की गाड़ियों का रिकॉर्ड मांग रही है। महेश के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका खेल उल्टा भी पड़ सकता है। गांव के लोग आपस में कहने लगे, लगता है रामदास के बेटे अब सच में बदल गए हैं। ये बात जब सावित्री सुनी तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने रात को रामदास की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और मुस्कुराकर बोली, देखिए जी, आपके बेटे देर से सही, लेकिन अब आपके रास्ते पर चलने लगे हैं। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला गया तो सामने जिला प्रशासन का एक अधिकारी खड़ा था। उसने कहा, सावित्री देवी, आपको और आपके पूरे परिवार को अगले सप्ताह जिला मुख्यालय में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। अगले दिन जिला मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के अधिकारी, कई गांवों के सरपंच और सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। मंच पर सबसे पहले जिला अधिकारी आए और बोले, आज हम एक ऐसे परिवार को सम्मानित करने जा रहे हैं जिसने हमें ये सिखाया है
कि गलती करने से बड़ा अपराध गलती स्वीकार ना करना होता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सावित्री को मंच पर बुलाया गया। जिला अधिकारी ने उनके गले में सम्मान का शॉल डाला, फिर कहा, माता जी, आप चाहे तो इस अवसर पर कुछ शब्द कह सकती है। पूरा हॉल शांत हो गया। सावित्री माइक के सामने पहुंची। उन्होंने कुछ पल तक सामने बैठे लोगों को देखा, फिर बोली, मैं कोई महान औरत नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक माँ हूँ। हर माँ की तरह मैंने भी अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन एक बात मैंने देर से सीखी, बच्चों को सिर्फ पढ़ाना और कमाना नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें बुजुर्गों का सम्मान करना भी सिखाना चाहिए। अगर घर में माँ बाप रो रहे हो तो समझ लेना कि उस घर की नींव कमजोर हो चुकी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखें नम हो गई। उसी समय पहली पंक्ति में बैठा एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, माता जी, आज आपकी बात सुनकर मैंने फैसला किया है कि मैं अपने गांव में वृद्ध लोगों के लिए सेवा समिति बनाऊंगा। फिर दूसरे गांव का सरपंच भी खड़ा हुआ। उसने कहा, हम भी अपने गांव में हर महीने बुजुर्ग सम्मान दिवस मनाएंगे। धीरे धीरे पूरा हॉल खड़ा हो गया। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार लगा कि उनका दर्द सिर्फ उनका नहीं रहा, वो समाज के लिए एक सीख बन गया है। कार्यक्रम समाप्त होने ही वाला था कि जिला अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक सम्मान अभी भी बाकी है। उन्होंने राघव और मोहन को मंच पर बुलाया। दोनों घबराते हुए ऊपर आए। अधिकारी ने कहा, इन दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की, समाज के सामने सिर झुकाया और अपने व्यवहार से खुद को बदलने का प्रयास किया। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, इसलिए आज इन्हें परिवर्तन सम्मान दिया जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव और मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने सबसे पहले सम्मान अपनी माँ के चरणों में रख दिया। राघव बोला, माँ, अगर आज हमें कोई सम्मान मिला है तो वो आपकी वजह से मिला है। हम इसके लायक कभी नहीं थे। सावित्री ने दोनों को उठाकर गले लगा लिया। ये कई महीनों बाद पहली बार था जब एक माँ ने अपने दोनों बेटों को पूरे दिल से गले लगाया। पूरा हॉल ये दृश्य देखकर भावुक हो गया। जिला मुख्यालय से लौटते ही पूरा परिवार सीधे थाने पहुंचा। पुलिस इंस्पेक्टर पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सभी को बैठने के लिए कहा और मेज पर एक फाइल रख दी। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, निर्माण स्थल पर हुई तोड़फोड़ कोई हादसा नहीं था, ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी का रिकॉर्ड और आरोपियों के बयान मौजूद है। राघव ने घबराकर पूछा, सर, ये सब किसने करवाया? इंस्पेक्टर ने धीरे से एक फोटो मेज पर रखी। फोटो देखते ही राघव और मोहन दोनों एक साथ चौंक पड़े। विजय, ये वही विजय था जो रामदास का सगा भतीजा था और बचपन से उनके घर आता जाता था। रामदास उसे अपने बेटे जैसा मानते थे, लेकिन कुछ साल पहले जमीन के एक पुराने विवाद के कारण उसने परिवार से दूरी बना ली थी। हरिराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे हमेशा शक था कि उसके मन में पुरानी दुश्मनी अभी भी जिंदा है। इंस्पेक्टर ने आगे बताया, पूछताछ में विजय ने कबूल किया है कि उसने बिल्डर महेश अग्रवाल से मिलकर ये साजिश रची थी। उसका इरादा था कि निर्माण रुक जाए, बैंक जमीन जब्त कर ले और बाद में वो सस्ती कीमत पर जमीन खरीद ले। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहन ने गुस्से में कहा, उसने अपने ही चाचा के परिवार के साथ ऐसा कैसे कर दिया? हरिराम बोले, जब लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है तब अपने और पराये का फर्क खत्म हो जाता है। उसी समय इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन एक बात और है। उन्होंने दूसरी फाइल खोली। निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूरों ने अदालत में बयान दिया है कि हादसे के बाद सबसे पहले राघव और मोहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी मजदूरों को बचाया। जिला प्रशासन ने ये रिपोर्ट सरकार को भेज दी थी। राघव ने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब है? इंस्पेक्टर मुस्कुराए, सरकार ने तय किया है कि गांव का अनाज भंडार केंद्र अब आपके परिवार के सहयोग से ही बनेगा। साथ ही अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी मंजूर कर दी गई है। ये सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपनी माँ की तरफ मुड़ा और बोला, माँ, बाबूजी का सपना अब सच होगा। सावित्री ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने मन ही मन कहा, देखिए जी, आपके बेटे अब सचमुच बदल गए हैं। लेकिन उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर ने विजय को हथकड़ी लगाकर कमरे में लाया। विजय की आंखें झुकी हुई थी। वो सीधे सावित्री के पैरों में गिर पड़ा। चाची, मुझे माफ कर दीजिए, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। राघव गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा।
तुम्हारी वजह से मजदूरों की जान जा सकती थी। सावित्री ने तुरंत राघव का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर हम भी नफरत से जवाब देंगे तो हम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। फिर उन्होंने विजय की तरफ देखकर कहा, गलती बहुत बड़ी है, उसकी सजा कानून देगा, लेकिन अगर जेल से लौटकर सचमुच बदल जाओ तो इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं होगा। विजय फूट फूट कर रोने लगा। थाने में मौजूद हर व्यक्ति ये दृश्य देखकर भावुक हो गया। घर लौटते समय राघव ने माँ से पूछा, माँ, आपने उसे माफ कैसे कर दिया? सावित्री मुस्कुराई, माफ करना भूल जाना नहीं होता बेटा, माफ करना अपने दिल से नफरत का बोझ उतार देना होता है। सजा कानून देगा, लेकिन मेरे दिल में अब किसी के लिए जहर नहीं है। राघव ने माँ के हाथ पकड़ लिए। उसे पहली बार समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत बदला नहीं, क्षमा होती है। उस शाम पूरे परिवार ने रामदास की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। पहली बार उस घर में सब लोग एक साथ बैठे थे। ना कोई झगड़ा था, ना कोई लालच, सिर्फ अपनापन था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। 6 महीने पूरे हो चुके थे। जिस दिन का सबको इंतजार था वो आखिर आ ही गया। जिला अदालत में फिर से सुनवाई शुरू होने वाली थी। इस बार अदालत के बाहर पहले से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे। पूरे गांव के लोग जानना चाहते थे कि सावित्री देवी अपनी संपत्ति का अंतिम फैसला किसके पक्ष में करेगी। राघव, मोहन, पूजा और कविता शांत होकर अदालत के बाहर खड़े थे। 6 महीने पहले उनके चेहरे पर लालच था, लेकिन आज सिर्फ एक डर था, कहीं माँ का विश्वास फिर से टूट ना जाए। कुछ देर बाद जज साहब अदालत में आए और कार्यवाही शुरू हुई। जज ने सबसे पहले सावित्री की तरफ देखा और कहा, सावित्री देवी, पिछले 6 महीनों में आपने अपने बेटों को परखा। अब न्यायालय जानना चाहता है कि आपका अंतिम निर्णय क्या है। पूरा अदालत कक्ष शांत हो गया। सावित्री धीरे धीरे खड़ी हुई। उन्होंने एक बार अपने दोनों बेटों की तरफ देखा, फिर भगवान को याद करके बोली, माननीय न्यायालय, 6 महीने पहले मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला, मैं अपने बच्चों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूं, और दूसरा, मैं उन्हें सुधारने का एक आखिरी अवसर दूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने आगे कहा, इन 6 महीनों में मैंने अपने बेटों को बदलते हुए देखा है। इन्होंने मेरी सेवा इसलिए नहीं की कि मैं संपत्ति इनके नाम कर दूं। कई बार मैंने जानबूझकर इनकी परीक्षा ली। कभी आधी रात को पानी मांगा, कभी तबीयत खराब होने का बहाना किया, कभी बिना वजह डांट दिया, लेकिन इन दोनों ने एक बार भी ऊंची आवाज़ में जवाब नहीं दिया। राघव और मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। सावित्री बोली, मुझे अब अपने बेटों पर फिर से विश्वास होने लगा है, लेकिन मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अदालत में बैठे सभी लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। सावित्री ने अपनी फाइल खोली और कहा, मैंने अपना फैसला लिखित रूप में तैयार किया है। उन्होंने वो कागज़ जज साहब को सौंप दिया। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। रामदास की शेष संपत्ति का आधा हिस्सा गांव में बनाने वाले किसान अनाज भंडार केंद्र और एक वृद्ध सेवा कोष के लिए समर्पित किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी बुजुर्ग अकेला और असहाय महसूस ना करे। पूरा अदालत कक्ष तालियों से गूंज उठा। जज ने आगे पढ़ा, शेष आधी संपत्ति राघव और मोहन को बराबर हिस्सों में दी जाएगी, लेकिन एक शर्त के साथ, जब तक सावित्री देवी जीवित है, इस संपत्ति को ना बेचा जा सकेगा, ना गिरवी रखा जा सकेगा, और यदि भविष्य में उनके साथ फिर से कभी दुर्व्यवहार हुआ तो दोनों बेटों का अधिकार तुरंत समाप्त हो जाएगा तथा पूरी संपत्ति वृद्ध सेवा कोष को सौंप दी जाएगी। राघव और मोहन रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर पड़े। माँ, आपने हमें हमारी औकात से कहीं ज़्यादा दे दिया। सावित्री ने दोनों को उठाया और कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें संपत्ति नहीं दी, मैंने तुम्हें दूसरा जन्म दिया है। पहला जन्म मैंने तुम्हें अपने गर्भ में दिया था, और आज दूसरा जन्म तुम्हें इंसान बनाकर दिया है। पूरा अदालत कक्ष तालियों से गूंज उठा। जज साहब अपनी कुर्सी से उठे और बोले, आज इस अदालत ने सिर्फ एक मुकदमे का फैसला नहीं देखा। आज हमने देखा कि कानून संपत्ति बांट सकता है, लेकिन परिवार को जोड़ने का काम सिर्फ संस्कार और क्षमा कर सकते हैं। हरी राम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन में ही कहा, रामदास, अब चैन से सोना, तेरा परिवार फिर से एक हो गया। अदालत से बाहर निकलते ही पूरा गांव सावित्री के स्वागत के लिए खड़ा था। गांव की महिलाओं ने उनके पैर छुए, बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गौरी दौड़ती हुई आई और अपनी दादी से लिपट गई। दादी, अब आप कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना? सावित्री ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। नहीं बेटी,
अब ये घर फिर से घर बन गया है। उस शाम पूरे परिवार ने पहली बार रामदास की तस्वीर के सामने एक दीपक जलाया। राघव ने तस्वीर की ओर देखकर कहा, बाबूजी, आज हमने आपकी दौलत नहीं, आपके संस्कार संभाल लिए हैं। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, अब इस घर में कभी किसी माँ की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। सावित्री ने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में संतोष था। दर्द की लंबी यात्रा आखिरकार प्रेम, पश्चाताप और संस्कार की जीत में बदल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और कहानी लेकर आऊँ।